Hello my dear friends, a very warm welcome to Crack JPSC course and we were dealing with land regulations in polity of Jharkhand. ठीक है, तो I am D Prakash, as you know me in the previous lecture only. Let us do a revision first and then we will move ahead. ठीक है, तो आपको बताना है सबसे पहले कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जिसके कारण ब्रिटिशर्स वेर एबल टू एंटर झारखंड. आई एम आस्किंग अबाउट ट्रीटी, नॉट बैटल. प्लीज रिमेंबर, नॉट बैटल, आई एम आस्किंग यू अबाउट ट्रीटी. ठीक है, ट्रीटी का नाम बताइए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में. इट वाज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. ठीक है, विच हैपेंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन, जल्दी बताइए, 1764. ठीक है, 1764 में हुआ और इसके कारण 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद लड़ी गई और उसके बाद फिर आपका ब्रिटिशर्स को मौका मिला झारखंड में घुसने का. ठीक है, तो ये तो शुरुआत हुई ब्रिटिशर्स के घुसने की. इसके बाद इन्होंने 3 टियर सिस्टम लगाया लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का. 3 टियर सिस्टम में कौन कौन थे? सबसे पहले इंडियन एजेंट्स आएंगे जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? मुर्शिदाबाद में था. उनके ऊपर आमिल बैठेगा. आमिल के ऊपर आपके डीसी साहब बैठेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब. और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कमिश्नर को कहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 3 टियर सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया. ठीक है, इसके अलावा थाना सिस्टम था हमारे पास. ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या था? अलग अलग एक्ट्स थे, जैसे आपका CLTA. अब इसका फुल फॉर्म एंड किस ईयर में ये पास किया गया था ये आप मुझे बताएंगे. ठीक है, एंड ईयर. ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस वाज नॉट 1908. प्लीज रिमेंबर, नाइदर 1903. ये दोनों ही नहीं है, ध्यान रखना, ये दोनों ही नहीं है इसके. ठीक है, मैंने आपको मार्क करवाया था कि इस पॉइंट पे ध्यान रखना, गलती हो सकती है. ठीक है, CTA वाज पास्ड लेटर ऑन. ठीक है, CLTA वाज पास्ड प्रीवियसली. ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे फुल फॉर्म एंड ईयर बताओ बाजू में कमेंट सेक्शन में. ठीक है, और अगर नहीं याद है तो प्लीज़ गो बैक एंड रिवाइज इट. ठीक है, क्योंकि ऐसे काम नहीं चल पाएगा. ठीक है, चलो गुड, कोई बात नहीं. 1902 to 03 में आपका विलेज वार सर्वे स्टार्ट हुआ. ठीक है, विलेज वार सर्वे स्टार्ट हुआ जिसके तहत CTA एक्ट पास हुआ. ठीक है, CTA एक्ट कब पास होगा? 1908 में पास होगा. ठीक है, विलेज वार सर्वे में 2 तरह के सर्वे थे. एक था खातियाँ, ठीक है, खातियाँ, और दूसरा था खेवट. ठीक है, अब ये बताइए कौन सा पर्सनल था, कौन सा कम्युनिटी था? मैंने आपको ये भी हिंट दिया था. खातियाँ मीन्स खाता, दैट इज यूजुअली पर्सनल. ठीक है, खेवट मतलब नाव खेते हैं, जैसे नाव में कई लोग बैठते हैं. ठीक है, तो वैसे याद रख लो. ठीक है, तो जैसे भी याद रखना हो आपकी मर्जी है, ये तो बस मतलब मेमोनिक्स है याद रखने के लिए. ठीक है, इमेज एसोसिएट की जाती है ताकि आपको याद रहे चीज़ें. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है. अच्छा, अब इसके बाद फिर क्या था आपके पास? चैप्टर 1. चैप्टर 1 में क्या था? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. ठीक है, सेक्शन 1 क्या था? शॉर्ट टाइटल था. सेक्शन 2 आपका रिपील्स एंड एक्सटेंट था एक तरीके से कि भाई कहाँ कहाँ अप्लाई होगा. और चैप्टर 3 में कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी. आई होप ये क्लियर है आपको, क्रिस्टल क्लियर है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? चैप्टर 2. चैप्टर 2 बेसिकली क्या बताता है? क्लासेस ऑफ टीन एंड्स बताता है एंड इट डील्स विद सेक्शन. इट हैज़ कंप्राइजेज ऑफ सेक्शन 4 टू सेक्शन 8. ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, सारे देखेंगे लाइन से, चिंता मत कीजिए. सेक्शन 4 जो है डिफरेंट टाइप के टेनेंट्स बताता है, सॉरी टीनेंट्स के टाइप बताता है. ठीक है, तो जैसे पहला है आपका टीनेंट्स इंक्लूड टेन्योर होल्डर. तो एक छोटी सी डिफिनेशन दी हुई है. टीनेंट्स में क्या होता है? टेन्योर होल्डर होते हैं. टीनेंट्स किसको कहोगे आप? जिसके पास टेन्योर हो. ठीक है, अब टेन्योर क्या होता है भाई? तो टेन्योर मैं आगे भी बताऊंगा और अभी बता देता हूँ. टेन्योर मतलब होता है बेसिकली टाइम. टेन्योर मतलब क्या होता है? टाइम, वक्त. ठीक है, तो जो भी आपका कुछ सर्टेन टाइम के लिए कोई लैंड लीज पे लेगा या फिर उस किसी सर्टेन लैंड को कल्टीवेट करेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? टीनेंट कहलाएगा. टीनेंट होल्डर, टेन्योर होल्डर कहलाएगा. ठीक है, और टेन्योर होल्डर को क्या कहोगे? टीनेंट कहोगे. ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान रखना कि टाइम यहाँ क्यों हो रहा है भाई? सबकी तो अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी. ठीक है, एंड जब ब्रिटिशर्स आए, EIC आई, तो उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया. एवरी प्रॉपर्टी इज ऑफ EIC, दे आर द सुप्रीम लैंडलॉर्ड्स. अब ये सोचिए यहाँ तक कि उन्होंने ये तक लगा दिया कि राजा तक अगर लैंड रेवेन्यू टाइम पे नहीं दे पाएगा तो उसकी तक की लैंड ऑक्शन कर देंगे. हु इज द सुप्रीम लैंडलॉर्ड? इट इज द ब्रिटिशर्स, EIC एंड देयर प्रॉफिट मोटिव्स विच आर द गवर्निंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, सनसेट क्लॉज लगाया इन्होंने, लेक्स लॉ की एक्ट लगाया, कई तरह के ऐसे कैलिको एक्ट लगाया. ठीक है, तो ये सारी मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, बट इट इज़ नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस
लेक्चर, ठीक है। सनसेट क्लॉज का मतलब फिर भी मैं बता देता हूँ। सनसेट क्लॉज का मतलब था कि अगर आप तय डेट मतलब कि सपोज करो आपको लैंड रेवेन्यू भरना था आज अप्रैल में, ठीक है। सपोज करो 1 अप्रैल को आपको भरना था, 1 अप्रैल 2021 को, और 1 अप्रैल 2021 को शाम तक, मतलब जब सनसेट होने से पहले तक अगर आपने नहीं दिया तो योर लैंड कैन बी ऑक्शन एनी टाइम बाय द ब्रिटिशर्स, यू विल बी एट द मर्सी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो जस्ट सनसेट का सोचो एक डेडलाइन फिक्स था कि 6 बजे तक, मतलब 6 बजे तक, उसके बाद फिर नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, टीनेंट्स का मतलब क्या है, टेन्योर होल्डर है, ठीक है। कोई भी जो सर्टेन टाइम के लिए लैंड ओन कर रहा है, उसको कल्टीवेट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड टीनेंट, ठीक है। अब जब टीनेंट समझ में आ गया तो नेक्स्ट टाइप मतलब क्लासेस ऑफ टीनेंट समझ लो। पहला है रैयत, ठीक है। रैयत मतलब क्या होता था? रैयत मतलब होता है फार्मर्स। प्लीज रिमेंबर, रैयत मतलब क्या होता है? फार्मर्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं किसान, ठीक है। और इसी के नाम पे आप देखोगे तो जब आंध्रा की तरफ बढ़ोगे तो रेयतवारी हो जाता है। क्या हो जाता है? रेयतवारी, ठीक है। तो आपको पहले भी मैंने बताया है कि परमानेंट सेटलमेंट जब आया था तो वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया भाई? क्योंकि 10 साल का टेनर उन्होंने बांध दिया कि भाई 10 साल तक के लिए लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड है ना। जब वो लैंड रेवेन्यू फिक्स हो गया तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म बढ़ गया, ठीक है। और उसके कारण एग्रीकल्चर भी और भी तरीके से डिटेरियोरेट हुआ। ब्रिटिशर्स को भी नुकसान हुआ क्योंकि वो चाह के भी लैंड रेंट नहीं बढ़ा सकते थे। उनके सामने कुछ गलत हो रहा था फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, बिकॉज द लैंड बिलोंग्स टू लैंडलॉर्ड नाउ, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हो रही थी। हालांकि ऐसी बातें ये नहीं कर सकते थे, बिकॉज अब जब राजा की ज़मीन बिकवा सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते हो। डीसी हैड ईच एंड एवरी पावर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, भी आप आगे पढ़ोगे कि डीसी के पास हर एक पावर थी, ठीक है। तो ये कॉमन थीम निकल के आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये कॉमन थीम से वर्क करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं। देखो इसमें नेमली ऑक्यूपेंसी रैयत नाम दिया है। अब ऑक्यूपेंसी रैयत से आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर ऑक्यूपेंसी रैयत क्या है? देखो कुछ भी नहीं है। एनी रैयत हु इज ऑक्यूपाइंग एनी लैंड एंड डूइंग एग्रीकल्चर विल बी कॉल्ड ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। ऑक्यूपेंसी रैयत किसको बोलेंगे? कोई भी रैयत जो कि किसी भी जगह पे कल्टीवेशन कर रहा है उसको क्या बोलोगे? ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। यहाँ कीवर्ड क्या है? कल्टीवेशन करना, ठीक है। सेटल्ड रैयत एक अलग टर्म होता है, वो मैं बाद में डील करूंगा जब उसका अप्रोप्रिएट सेक्शन आएगा तब, ठीक है। चलिए अब देखिए नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, तो ऐसे किसान जो अभी राइट नाउ कोई टेन्योर होल्ड नहीं कर रहे हैं, ना कोई कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं रैयत हैविंग खुंट कट्टी राइट्स। अब खुंट कट्टी क्या है? तो ध्यान रखिए, खुंट कट्टी आप मुंडास के बारे में भी बाद में पढ़ेंगे। खुंट कट्टी का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि खुंट कट्टी का ऐसा पर्सन नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। इट्स राइट नो, सो इट विल बी सम एक्टिविटी शॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो खंड कटी राइट्स ट्राइबल्स या जो नेटिव थे उनके राइट्स थे, जिसके तहत दे कैन क्लियर फॉरेस्ट एंड मेक इट कल्टीवेबल, ठीक है। तो उसको जंगलों को काट करके उसको कल्टीवेबल बनाने के लिए जो राइट्स उनको मिलते थे, जो ट्रेडिशनल राइट्स उनके पास थे। आपको पता है आज भी जो ट्राइबल एरिया है वहाँ झूम खेती खूब सारी होती है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। झूम खेती या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हम करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? बेसिकली जंगलों को साफ करते हैं, वहाँ आग लगाते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी राख होती है वो अपने आप नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाती है। लेकिन हाँ, ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं है, ये आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उससे टॉप सॉइल होती है वो बर्न हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उसको रिवाइव करने में वक्त लगता है। ऑल्दो राख जो है उसको एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह ट्रीट किया जाता है, बट वो है नहीं ऐसा, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे साइंस एंड टेक तो वहाँ पे नहीं है वो, ठीक है। और जो हीट रहती है उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सॉइल में, जो कि फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं, वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। बट स्टिल इट वाज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, सो दैट इज़ वाई इट वाज नीडेड, ठीक है। बहुत ज़रूरी था कि ये मेंटेन रखा जाए और चलता रहे, ठीक है। और वैसे भी जब ट्राइबल्स इसको करते थे, इट वाज नॉट लाइक कि दे विल मैसेकर मतलब द होल फॉरेस्ट, दे विल क्लियर द स्ट्रेच, वॉट एवर दे नीड दे विल टेक इट, एंड देन व्हेन दे आर लीविंग दैट स्ट्रेच दे विल रीप्लांट एवरीथिंग, ठीक है। तो ये बहुत रेस्पेक्टेबल और बहुत सस्टेनेबल तरीके से ट्राइबल्स करते थे, इससे ये बहुत हद तक कंटेन रहता था। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर द इनकमिंग ऑफ मर्केंटाइलिज्म, कैपिटलिज्म, आवर ग्रीड स्टार्टेड टू टेक ओवर। जब हमारी ग्रीड स्टार्ट कर देगी टेक ओवर करना, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। कहीं भी ग्रीड सबसे बड़ी गड़बड़ है ना। लालच का कोई अंत नहीं होता है, खत्म नहीं हो सकती लालच कभी भी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। रैयत हैविंग खुंट कट्टी राइट, तो ऐसे किसान जिनके पास क्लियर्ड फॉरेस्ट को कल्टीवेबल बनाने के बाद प्रॉपर्टी मिली हो, जैसे मतलब उनके दादा परदादा लोगों ने क्या किया हो कि कोई जंगल काटा हो, उसको क्या कहते हैं प्रॉपर प्लाउ किया हो और उसको कल्टीवेबल बना करके उनको इनहेरिट कर दिया हो, मतलब अपने बच्चों को दे दिया हो,
ठीक है, तो ये कहलाते हैं रैयत हैविंग खुंट कट्टी राइट्स। ठीक है, इसके बाद है अंडर रैयत्स, दैट इज टीनेंट्स होल्डिंग अंडर रैयत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रैयत में भी क्या होते थे, आप देखिए एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जब आ सकता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ा टीनेंट उसके नीचे छोटे छोटे 10-12 टीनेंट हैं, जिसको हम बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला काम। ठीक है, L&T बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, इट्स अ वेरी बिग कंपनी, तो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट तो उठाती है, लेकिन क्या सारे काम खुद करती है? नहीं, दे सब कॉन्ट्रैक्टेड। छोटे छोटे बिल्डर्स को बुलाकर बोलेगी नहीं भाई आप ये बना लो, आप ये बना लो, आप ये बना लो, मैं क्वालिटी चेक कर लूंगा, है ना। तो ऐसा ही समझ लो अंडर रैयत का काम था। ठीक है, तो रैयत के अंदर जो रैयत है उसको क्या बोलेंगे? अंडर रैयत। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? गुड। अब चलते हैं मुंडारी खुंट कट्टीदार की तरफ। मुंडारी खुंट कट्टीदार थे मुंडाज के राइट, क्या थे? मुंडाज के राइट थे। इसमें मुंडाज जो थे इनके पास ट्रेडिशनल राइट्स, मैंने पहले ही बताया मुंडा किंग रहे हैं, राइट, वहाँ के। इवन बिरसा मुंडा थे, आपको मैंने पहले ही बताया है ना, कि ही वाज इज ट्रीटेड एज गॉड। ठीक है, तो मुंडारी खुंट कट्टीदार राइट्स में क्या है, मुंडाज के पास राइट थे, वो फॉरेस्ट को क्लियर करते थे, उनको कल्टिवेबल बनाते थे, कुछ टाइम के लिए उस पर एग्रीकल्चर करते थे, देन दे विल मूव अहेड। ठीक है, तो इसमें ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा था ये खुंट कट्टी राइट्स को अलग से डील करने के लिए। क्यों? क्योंकि क्या होता था, जंगलों को जब कोई काटता है, जंगलों से वैसे देखो क्या निकल सकता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकल सकता है, बेर निकल सकते हैं, एमली निकल सकते हैं, वुड निकल सकता है, टिम्बर लैंड निकल सकता है, टिम्बर फॉर फ्रूट पैकेजिंग एंड अदर थिंग्स निकल सकती हैं। ठीक है, तो इस पर इतना ज़्यादा टैक्सेशन आप नहीं लगा सकते हो आप कभी भी, राइट। बट उस समय के ज़माने के हिसाब सोचो तो लैंड रेवेन्यू वाज द प्राइम सोर्स, तो कल्टीवेशन के अंदर जितनी ज़्यादा जगह उतनी ज़्यादा आपका फ़ायदा। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने खुंट कट्टी राइट्स को एकदम अलग से डील किया है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसको अलग से डील किया गया है। ठीक है, प्लस एक और एंगल है कि ये ट्रेडिशनली एक फैसिलिटी थी, एक एडिशनल चीज़ें थी। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 5 है, तो टेन्योर होल्डर आई डोंट थिंक आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, स्टिल आई एम रीडिंग इट वंस। ठीक है, पूरा मैं एज इट इज़ पढ़ दे रहा हूँ। टेन्योर का मतलब टाइम होता है, मैंने पहले ही बताया, और होल्डर का मतलब जो जिसने कुछ सर्टेन टाइम के लिए कोई पीस ऑफ लैंड लेकर के उस पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया है और उसके लिए रेवेन्यू दे रहा है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन में वही लिखा है, अ पर्सन हु हैज एक्वायर्ड अ राइट टू होल्ड हिज ओन लैंड और लैंड फ्रॉम अनदर टेन्योर होल्डर फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेशन एंड पेज रेवेन्यू फॉर द सेम। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, कोई बात नहीं। सेक्शन 6 पे आइए। सेक्शन 6 क्या है? रैयत है। सेक्शन 6 जब रैयत है तो अ पर्सन हु हैज एक्वायर्ड अ राइट टू होल्ड लैंड फॉर पर्पस ऑफ कल्टीवेशन बट डज नॉट इंक्लूड मुंडारी खुंट कट्टीदार राइट्स। ठीक है, कट्टीदार, तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक लाइन का क्या क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिफिनीशन ऑफ रैयत। तो उसमें क्या बनेगा, जो भी ऑप्शन दे, मुंडारी खुंट कट्टीदार वोंट बी अ रैयत। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है ना। CTA में जब रैयत की डिफिनीशन दी गई है तो उसमें मुंडारी खुंट कट्टीदार को अलग से ट्रीट किया गया है, ना कि रैयत के साथ ट्रीट किया गया। रैयत मतलब किसान होता है, बाकी तो आप डिफिनीशन से सीधा देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान रखिए, कभी भी कैविएट्स नोट करते हैं हम लोग, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड, तो ये अलग सा हो गया ना कुछ, तो वो चीज़ नोट कीजिए। ठीक है, चलिए बाकी तो आप जनरल मीनिंग से खुद भी डिराइव कर लेंगे। ध्यान रखना, एलिमिनेशन इज की टू क्रैकिंग एनी प्रीलिम्स एग्जाम और एनी ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ठीक है, तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि एक एक लाइन बाय लाइन कोई नहीं रट सकता, और रट भी लोगे तो भी उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो सेक्शन 7 पे आओ। रैयत हैविंग खुंट कट्टी राइट्स, अ रैयत इन ऑक्यूपेशन ऑफ और हैविंग एनी सबसिस्टिंग टाइटल to land reclaimed from jungle by original founders of the village or their descendant in the male line। ध्यान रखना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेल लाइन। ठीक है, अब ये मेल लाइन का क्या चक्कर है भाई, तो मेल लाइन का मतलब क्या है, ये पैट्रियार्की को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैट्रियार्की को। ठीक है, तो ऑल्दो हम लोग ये बोलते हैं कि ये वैदिक सभ्यता से आया एंड ऑल दोज थिंग्स आई, बट पैट्रियार्की को कहीं ना कहीं ज़्यादा हवा भी दी ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, दे कुड हैव मॉडर्नाइज्ड अस। ठीक है, जैसा कि आप बोलते हैं, अगर आप देखिएगा दादा भाई नेरोजी जी ने एक बुक लिखी है, क्या नाम है उसका, नाम बताइए, अन ब्रिटिश रूल। अन ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये अन ब्रिटिश रूल में उन्होंने क्या बताया कि ब्रिटिशर्स ने जो वैल्यूज लेकर के आने का प्रॉमिस किया था कि वी आर द सिविलाइज्ड वंस एंड वी विल सिविलाइज द ओरिएंटल वर्ल्ड, वो चीज़ वो पलट गए उस मुद्दे से। दे स्टार्टेड पैसिफाइंग लोकलाइट्स, प्रोटेक्टिंग रिग्रेसिव पॉलिसीज, रिग्रेसिव कस्टम्स इन द नेम की म्यूटिनी ना हो। ठीक है, अपना जो सत्ता था उसको बचाने के लिए इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ चालू किया, एंड दैट लेड टू इम्पोराइजेशन ऑफ इंडियंस, ड्रेन ऑफ वेल्थ। जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, मतलब कि आप देखिए 1757 में, उस समय इंडिया की GDP नियरली 25% थी और ब्रिटेन की हार्डली 2%।
व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया द सिचुएशन वॉज एग्जैक्टली रिवर्स्ड, एग्जैक्टली उल्टी हो चुकी थी, ठीक है। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश को गरीब बनाने में और साथ ही साथ हमारे यहाँ की कुरीतियों को बढ़ावा देने में, ठीक है। जो हिंदू मुस्लिम स्प्लिट हुआ और कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जो हम लोग आज की डेट में अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट में सोचते हैं, ये काफ़ी कुछ ब्रिटिश लीगेसी है, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, हमारे पॉलिटिशियंस भी उस पर कई बार उसको हवा देते हैं ताकि वो अपना इलेक्टोरल बेनिफिट्स गेन कर सकें, ठीक है। चलिए वो पॉलिटिकल डिबेट्स उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है, बिकॉज वी विल डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक एंड दैट विल नॉट बी एवर, दैट विल नेवर बी आस्क्ड इन JPSC ऑल्सो, ठीक है। तो रैयत हैविंग खुंड कट्टी राइट्स, अ रैयत इन ऑक्यूपेशन ऑफ और हैविंग एनी सबसिस्टिंग टाइटल और टू लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम जंगल। तो ध्यान रखना कहाँ से रिक्लेम हो रहा है, जंगल से रिक्लेम हो रहा है। और किसके द्वारा रिक्लेम किया गया था, उसके विलेज के मतलब एल्डर्स के द्वारा, ठीक है, विलेज एल्डर्स के द्वारा या फिर उनके डिसेंडेंट्स के द्वारा। और ये ध्यान रखना मेल लीनेज में ही इसका इनहेरिटेंस हो सकता है। अगर मेल एयर नहीं है तो फिर वो लैंड फिर से कम्युनिटी लैंड बन जाएगी या फिर ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है मेल लाइन। ये हम फिर से देखेंगे किसमें, रेज्यूमेबल टेन्योर में देखेंगे। इसी वर्ड को हम फिर से देखेंगे, रेज्यूमेबल टेन्योर। तो रेज्यूमेबल टेन्योर तभी रहेगा रेज्यूमेबल जब आपका मेल एयर हो, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसी से रिलेटेड था। झांसी की रानी इसी के लिए लड़ी थी, अपने दत्तक पुत्र मतलब कि अडॉप्टेड सन को राइट्स दिलवाने के लिए, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर है चीज़ें। चलते हैं सेक्शन 8 की तरफ, मुंडारी खुंड कट्टीदार राइट्स। अब इसको फिर से मुझे एक्सप्लेन करने का मन नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, मुंडा जो कि जंगल को काट करके उसको एग्रीकल्चर के अंदर लेते आए, दैट्स इट, ठीक है, एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अब चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ, ठीक है। चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट टेन्योर होल्डर्स। टेन्योर होल्डर्स में क्या आते हैं, सेक्शन 9 to 15, सेक्शन 9 to 15, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 9 और सेक्शन 10 चीज़ें जो डिफाइन करते हैं, दैट इज नो इन्हांसमेंट इन रेंट इफ। भाई कब रेंट नहीं बढ़ेगा, पहली चीज़ कि जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, कुछ लोगों की जो टेन्योर की रेंट था, कुछ लोगों के टेन्योर का रेंट उस समय से ही नहीं बढ़ाया गया था, तो उनका रेंट जो हमने फिक्स कर दिया था और उस समय से नहीं बढ़ाया है वो कंटिन्यूड रहेगा। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट आया कब था, ये तो मैं रिवाइज ही करवाना भूल गया। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कब आया था। इट केम इन 1793 and it was brought by Lord Cornwallis. Please remember, it was brought by Lord Cornwallis. Please remember this fact. It is very very much important. It was brought in 1793 by Lord Cornwallis. It was also known as decennial system. ठीक है, क्योंकि 10 साल के लिए इसमें रैयत को जमीन दे दी जाती थी and he will cultivate on it and enjoy the fruits and give some part of that fruit to Britishers. Fixed part. ठीक है, उसको इतना देना ही देना है, ठीक है। डजेंट मैटर आपके यहाँ सूखा पड़ा हो, खूब सारा मतलब अनाज हुआ हो, ओवर एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन हुआ हो या अंडर प्रोडक्शन हो, डजेंट मैटर, फिक्स है रेंट वही देंगे आप, ठीक है। और इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी। पहली चीज़ रेंट इन्हांस नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स, दूसरी चीज़ इसके कारण इंडियन एग्रीकल्चर डिग्रेड हुई, तीसरी चीज़ इसके कारण एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म बढ़ा, ठीक है। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत है। टेन्योर होल्डर होल्ड्स his tenure at a fixed rent that has not been changed since permanent settlement, ठीक है। तो टेन्योर होल्डर जो है, अगर उसने परमानेंट सेटलमेंट के बाद से अपने रेंट में कोई इजाफा नहीं दिया है, मतलब कोई बढ़ा करके नहीं दिया है, तो उसका अब रेंट बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। अब उनका जो चल रहा है चलने दिया जाएगा। भूमिहार हुज लैंड्स आर एंटर्ड इन एनी रजिस्टर्ड प्रिपेयर्ड अंडर छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869। अब भूमिहार साहब भी बड़े बड़े लोग कहते थे, है ना, भूमिहार जिनको हम लोग बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको भूमिहार, ठीक है। तो इन लोगों के साथ भी आप अन्याय नहीं कर सकते, ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते। तो इनके साथ भी यही हुआ कि अगर इन्होंने अपना जो प्रॉपर्टी है उसको छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 में रजिस्टर करवा लिया है, तो उसके बाद इनको रेंट में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई जाएगी। चलिए अब आगे चलें, तो देखिए सेक्शन 11 to सेक्शन 15 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड लैंड से डील करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 11 में हम लोग बताएंगे कि जो भी लैंड ट्रांसफ़र होगा, जो भी लैंड कहीं पे किसी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, दैट विल बिकम मैंडेटरी टू बी रजिस्टर्ड। इट्स मोर लाइक कि अगर सपोज कीजिए मेरी बाइक है, ठीक है, मेरे पास बाइक है। अब ये ज़रूरी क्यों है ये भी समझिएगा। मेरी बाइक है, मान लीजिए मुझे आपको बेचनी है, लेकिन ठीक है हम दोनों दोस्त अच्छे हैं, हम लोग RC ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं। अब क्या होगा, सपोज़ कीजिए कल किसी कारण से गाड़ी लड़ गई, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर, अब इंश्योरेंस क्लेम करना है, पुलिस केस होगा, तो कौन जाएगा, आई विल बी द वन हु विल एंटर द थिंग। बट गाड़ी तो मेरे पास अरसे से नहीं है, अब किसके पास है गाड़ी, तो हाउ कैन आई लीगली से कि भाई क्या कहते हैं मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरा दोस्त चला रहा था एंड ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल वन, कैच हिम, मैं कैसे कहूँगा। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने एक रजिस्टर क्रिएट किया और इन्होंने कहा कि कोई भी ज़मीन कभी भी किसी को ट्रांसफ़र होगी तो यू शुड गेट इट रजिस्टर्ड मैंडेटरीली,
ठीक है, करवाना ही करवाना है आपको, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी किस पे डाल दी, इसकी जिम्मेदारी डाल दी ट्रांसफरी पे, ध्यान रखिए ट्रांसफरी। अब ट्रांसफरी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरी मतलब जो कि गाड़ी ले रहा है, मतलब मैंने अपने दोस्त को गाड़ी बेची थी तो फिर मेरे दोस्त की जिम्मेदारी रहेगी कि वो जा करके आरसी ट्रांसफ़र करवाए अपने नाम पे। यहाँ पे लैंड है तो लैंड, ये सपोज कि मेरे फादर ने मुझे लैंड दी इनहेरिटेंस में, ठीक है, मेरे फादर ने मुझे इनहेरिटेंस में लैंड दी, तो इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम द बेनिफिशियरी टू गो एंड गेट माई लैंड रजिस्टर्ड, ठीक है। अब रजिस्टर्ड कहाँ पे करवाएंगे, तो ऑफिस ऑफ लैंडलॉर्ड में रजिस्टर करवाएंगे। ध्यान रखिएगा ट्रांसफर को रजिस्टर कहाँ करवाना है, ऑफिस ऑफ कंसर्न लैंडलॉर्ड। जो मेरा लैंडलॉर्ड होगा उसके पास जाकर के बोलूंगा माई बाप हमारा रजिस्टर कर दो, खाते में चढ़ा दो हमारे, ठीक है, कि अब ये ज़मीन हमारे पास है, हम ही इसकी जोत लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें 5 तरीके के ट्रांसफ़र बोले गए हैं, ध्यान रखिएगा 5 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र हैव बीन मेंशन्ड इन दिस एक्ट, ठीक है, सॉरी सेक्शन 11, ठीक है। 5 तरह के ट्रांसफ़र कौन कौन से हैं, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज, ठीक है। तो ये 5 तरह के ट्रांसफर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेन्योर आर डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट क्लॉजेस, ठीक है। सेक्शन 12 से 15 में ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर है वो है। तो एक ब्रॉड थीम बता दे रहा हूँ आपको, हर एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज कि आपको लैंडलॉर्ड को इंटीमेट करना है, ठीक है, जो भी रैयत है या फिर जो भी ट्रांसफरी है, ही विल इंटीमेट लैंडलॉर्ड, ठीक है। लैंडलॉर्ड अगर खुशी खुशी मान जाता है तो ही विल इंटीमेट द टीनेंट कि भाई आपका हम एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल एंड यू हैव टू पे दिस मच रेंट एंड यू कैन कैरी ऑन विथ योर वर्क, ठीक है। अगर मान लो उसको लगता है कि नहीं ये कुछ बदमाशी हो रही है, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, या कुछ गड़बड़ी है जो कि मेरे डिसफेवर में जा रहा है, मेरे साथ कुछ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी इसके मन में आए, तो ही में अपील टू द डीसी, डीसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ठीक है। तो आई विल से डीसी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इट विल बी ऑल्सो रिटन एज डीसी लेटर ऑन, ठीक है। तो डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर वो एप्लीकेशन डालेगा, ठीक है। चलो लैंडलॉर्ड तो ये अपना काम कर सकता है। अगर मान लो लैंडलॉर्ड को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ट्रांसफरी को दिक्कत हो रही है, तो ट्रांसफरी जाकर के डिप्टी कमिश्नर को बोलेगा कि सर कुछ करिए, मेरा लैंड जो है वो लैंडलॉर्ड रजिस्टर नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो बात ऐसी चलती है। अच्छा, सेक्शन 13 कहता है कि भाई रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी आप भेज सकते हो, इंटीमेट करवा सकते हो। प्लीज़ ध्यान रखिए, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी आप लैंडलॉर्ड को इंटीमेट कर सकते हो और उसको मतलब बोल सकते हो कि आप प्लीज़ इस लैंड को मेरे नाम पे अलॉट कर दीजिए, ठीक है। अब रजिस्टर्ड पोस्ट से होगा तो ध्यान रखना, लैंडलॉर्ड हैज़ टू कंफर्म द डिवीजन एंड रेंट्स पेएबल, ठीक है। अगर कोई भी ज़मीन बढ़ती है तो आप उसके लैंडलॉर्ड जो होगा उसका डिवीजन करेगा लैंड का और उसके रेंट को बताएगा कि भाई इतना पेएबल है डिवाइडेड पार्ट के लिए, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट करता है, इफ ही ऑब्जेक्ट्स टू द सेड डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंट, ही शुड मेक एन एप्लीकेशन टू द डीसी। वही सेम चीज़ मैंने जो बताया कि लैंडलॉर्ड को प्रॉब्लम है तो लैंडलॉर्ड डीसी के पास भाग के जाएगा, और अगर ट्रांसफरी को प्रॉब्लम है तो ट्रांसफरी भाग के जाएगा। दोनों केस में डीसी का को मैंडेटरी पार्टी होना जरूरी है और डीसी वर्डिक्ट विल बी फाइनल, ठीक है। डीसी का वर्डिक्ट जो होगा वो फाइनल होगा, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। चलो अब सेक्शन 14 पे आ जाओ। ये ध्यान रखना, सेक्शन 13 रजिस्टर्ड पोस्ट से डील करता है, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी बता सकते हो, ठीक है। चलो सेक्शन 14, अ लैंड अंडर रिज्यूमेबल टेन्योर वुड बी ट्रीटेड एज रिज्यूम्ड अपॉन द एंड ऑफ टेन्योर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एनी लीज ऑफ लैंड वेयर अपॉन अ ड्वेलिंग हाउस, फैक्ट्री और परमानेंट बिल्डिंग हैज बीन इरेक्टेड, ठीक है। चलो अब इसका मतलब समझ लो क्या है, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े वर्ड्स लिखे हैं, आई नो दैट। कोई भी रिज्यूमेबल टेन्योर है तब तक रिज्यूम माना जाएगा, तब तक रिज्यूम्ड माना जाएगा जब तक, ठीक है। रिज्यूमेबल मतलब ऑटो रिन्यूअल जैसा प्रोसेस होता है, समझ लो, ठीक है। अमेजॉन की प्राइम मेंबरशिप आपने खरीद ली, अमेजॉन प्राइम ने अपना आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल ले लिया एंड दे विल ऑटोमेटिकली कीप ऑन रिन्यूइंग इट एंड सेंड यू बिल्स, ठीक है। जब तक आप ऑब्जेक्ट ना करो या फिर आप क्या कहते हैं अपने दोस्तों में इतना बांट दो कि वो फ्री में हर जगह बट रहा है और अमेजन फाइनली परेशान होकर आपको ब्लॉक कर दे, है ना। तो जब तक ऐसी कुछ घटना नहीं होती है तब तक वो ऑटो रिन्यूअल मोड में चलता है। तो यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल के लिए कंडीशन थी आपका मेल एयर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका मेल एयर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो सेक्शन 14 क्या कहता है, अ लैंड अंडर रिज्यूमेबल टेन्योर वुड बी ट्रीटेड एज रिज्यूम्ड अपॉन एंड ऑफ टेन्योर एक्सेप्ट इन केस ऑफ एनी लीज ऑफ लैंड वेयर अपॉन अ ड्वेलिंग हाउस, फैक्ट्री और अदर परमानेंट बिल्डिंग हैज़ बीन इरेक्टेड। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी लैंड जिसका लैंड यूज पर्पस डाइवर्ट किया जा चुका हो, जैसे फैक्ट्री लगा दी गई हो बड़ी सी, मतलब कोई परमानेंट या प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप कर दी गई हो, ठीक है। प्राइवेट और परमानेंट इंडस्ट्री हैज़ बीन सेटअप ओवर देयर, ठीक है।
इंडस्ट्री और स्ट्रक्चर, मतलब लैंड यूज पर्पस को डाइवर्ट कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, लैंड यूज पर्पस डाइवर्ट हो गया है यहाँ पे। तो ऑब्वियस ही बात है, अब इस पर खेती तो हो नहीं रही है, कि जब खेती नहीं हो रही है तो भाई रिज्यूम किसको करोगे टेन्योर को, ठीक है, ये समझ में आ गया, आई होप सो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, अ परमानेंट गार्डन, प्लांटेशन, टैंक, कनाल, प्लेस ऑफ वर्शिप और बरिंग ग्राउंड हैज़ बीन मेड, ठीक है। तो जहाँ पे भी एक परमानेंट गार्डन, प्लांटेशन, टैंक, कनाल या प्लेस ऑफ वर्शिप बना दिया गया हो या फिर बरियल बना दिया हो, मतलब कोई भी पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ बना दी गई हो, तब भी रिज्यूमेबल टेन्योर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखिए इसके, ठीक है। वेयर इन एन ऑथोराइज्ड माइन हैज़ बीन संक अंडर लॉफुल अथॉरिटी, और तो जहाँ भी कोई माइन खोद दी गई हो, खनिज निकालने के लिए आपका खनन कार्य शुरू कर दिया गया हो, ठीक है, तो माइनिंग एक्टिविटी जहाँ भी चालू कर दी गई हो वहाँ पे आपका रिज्यूमेबल टेन्योर अब रिज्यूमेबल नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इन द केस ऑफ भुइहारी टेन्योर ऑफ एनी मुंडारी खुंड कट्टीदारी टेनेंसी, ठीक है। तो यहाँ भी ध्यान रखना कि भुइहार साहब लोग जो हैं इनके से डीलिंग ही अलग से करते थे इन लोग, ठीक है, और मुंडारी खुंड कट्टीदारी की बात चल रही है यहाँ पे, तो इनसे डील ही अलग से किया गया है, इसीलिए इसको यहाँ पे कवर अप नहीं किया गया है, ठीक है। ये इनके ट्रेडिशनल राइट्स होते थे, इसको हम अलग से डील करेंगे, ऐसा बोलकर ब्रिटिशर्स ने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब चलो सेक्शन 15 देखो, एक कहावत होती है, जहाँ काम बिगाड़े तीन अगर मगर लेकिन, ठीक है, जहाँ भी अगर मगर लेकिन आ गया वहाँ पे काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो सुब्रूज चैप्टर 3 में देखो आप खुद, हर जगह ये लोग किसकी बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ रेस्पेक्ट करना है हमें, जो टीनेंसी जो ट्रेडिशनल वेज थे इनके, उनको पूरी रेस्पेक्ट देनी है। जैसे सेक्शन 13 में आप देखिए, रेंट नहीं बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, इनको अलग से डील करेंगे, इन सब बातें कर रहे हैं ना। तो सेक्शन 15 में जाके ऐसा क्या लिख दिया इन्होंने, अ मेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए लैंड एज पर प्रोविजंस इन सेक्शन 11, सेक्शन 11 2 मिनट पहले पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया मैंने आपको, कि कोई भी ट्रांसफरी होगा, कोई भी लैंड का ट्रांसफ़र होगा तो ट्रांसफरी की जिम्मेदारी है कि ऑफिस ऑफ लैंडलॉर्ड में जाकर के उसको रजिस्टर करवाए, ठीक है। तो ये सेक्शन 15 बोलते हैं कि केवल आपने रजिस्टर करवा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई लैंडलॉर्ड आपको बाहर नहीं निकाल सकता है, ही मे डू दैट, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास रिज्यूमेबल टेन्योर है या नहीं है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज़ लाइक कि लैंडलॉर्ड है, तो ब्रिटिशर्स तो सबसे बड़े लैंडलॉर्ड थे, राजा तक को बाहर फेंकने को तैयार थे, है ना। तो सेक्शन 15 ने कह दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके कुछ भी हो, अगर लैंडलॉर्ड आपसे गुस्सा हो गया तो ही विल थ्रो यू आउट, ठीक है। यही सारे कैविएट्स थे जिनका यूज़ करके बाद में भी ऑक्शंस चालू रखा इन्होंने, और यही सारे बाद में जो डिस्कंटेंट था ट्राइबल्स में उसके कारण बने, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब चैप्टर 4 पे आते हैं, रैयत, ठीक है, सेक्शन 16 to 36, ये थोड़ा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो रैयत मतलब किसान होता है, आपको पता ही है। सेक्शन 16 क्या बोलता है कि लोकल कस्टम्स जो होते हैं, ठीक है, राइट टू ऑक्यूपेंसी है किसी भी लैंड में, ठीक है, और वहाँ पे जो लोकल कस्टम्स हैं वो कंटिन्यूड रहेंगे। CTA जो है उसका पर्पस ये कतई नहीं है कि आपके लोकल कस्टम्स या फिर राइट्स में वो इंटरफेयर करे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेटल्ड रैयत बनाने के लिए एक कंडीशन रखी जाती थी कि आपको 12 साल तक कल्टीवेशन करना है, ठीक है। लेकिन जो भी ट्रेडिशनल राइट्स किसी भी पर्सन के हैं या लोकल कस्टम्स के हिसाब से जो राइट्स हैं, ठीक है, उस केस में हम लोग ये 12 साल का जो क्लॉज है इसको मायने नहीं रखेंगे, ठीक है, इसको हम महत्व नहीं देंगे, ठीक है। तो द फैक्ट दैट ही मे नॉट हैव कल्टिवेटेड और हेल्ड द लैंड फॉर ए पीरियड ऑफ 12 ईयर डज नॉट मैटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि लोकल कस्टम्स की हमेशा रिस्पेक्ट होगी एज पर सेक्शन 16, ठीक है। अब इसमें भी कुछ चीज़ें कही गई, जैसे एनी राइट ओवर एन एरिया दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज म्युनिसिपैलिटी अंडर प्रोविजंस ऑफ बिहार एंड ओडिशा म्युनिसिपल एक्ट 1922 और दैट इज बिटवीन अ कैंटोनमेंट एक्वायर्ड बिफोर सच कॉन्टिन्यूएशन विल नॉट बी इम्पैक्टेड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी एरिया में स्पेसिफिकली जो कि म्युनिसिपैलिटी बना दी गई है, किस किस प्रोविजन में, बिहार एंड ओडिशा म्युनिसिपल एक्ट 1922, ठीक है, इसके अंदर में, या फिर जो कैंटोनमेंट के कारण बनी हुई है, ठीक है, तो इसके कारण जो एरिया है उसमें कोई भी राइट इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब सेक्शन 17 एंड 18 पे आइए, तो यहाँ सेटल्ड रैयत आ जाते हैं। अब सेटल्ड रैयत मतलब क्या होता है भाई, हम सभी के वर्ड्स कई बार सुन चुके हैं, लोकलाइट, भाई हम यहाँ के लोकल हैं, कई सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, तो भाई वो कई साल क्या है, ब्रिटिशर्स के हिसाब से वो कई साल 12 साल थे, ठीक है। अगर कोई भी किसान 12 साल तक किसी भी ज़मीन पे बैठ करके खेती किसानी कर ले और लगातार कर ले, ही विल बी कंसिडर्ड एज सेटल्ड रैयत, ठीक है। तो ये जो पहला ये पार्ट है ये यहीं ख़त्म होता है। 12 ईयर्स के साल 12 साल 12 साल के लिए कोई भी किसान किसी भी जगह पे
चाहे लीज में, चाहे किसी भी तरह से खेती कर ले, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज सेटल्ड रैयत ऑफ दैट विलेज। प्लीज रिमेंबर सेटल्ड रैयत ऑफ दैट विलेज की डिफिनेशन 12 साल, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, 12 ईयर्स। एक बार अगर किसी को सेटल्ड रैयत का टैग मिल गया, एक बार किसी को भी सेटल्ड रैयत का टैग मिल गया, तो 3 साल के लिए छुट्टी है, ठीक है। 3 साल तक उससे कोई भी वो टैग नहीं छीन सकता, ध्यान रखिएगा, 3 ईयर्स तक कोई भी उससे वो टैग नहीं छीन सकता, ठीक है। 3 ईयर्स तक उससे कोई भी वो टैग नहीं छीन सकता, ठीक है। वेदर ही कल्टिवेट्स इट और डजंट कल्टिवेट्स इट, डजंट मैटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल्टिवेट करे या ना करे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बस वो एक बार 12 साल के लिए करके सेटल्ड रैयत का टैग ले ले, फिर 3 साल तक मस्ती करे, छुट्टी मनाए, ठीक है। अच्छा, फिर 3 साल के बाद फिर रिवोक हो जाएगा, ठीक है, तो उसको लोकलाइट का दर्जा हटा दिया जाएगा कि ये इसके पास कोई खेती किसानी ज़्यादा कुछ है नहीं, सेटल्ड नहीं है, ही इज़ नॉट सेटल्ड, ही इज़ जस्ट एन ऑक्यूपेंसी रैयत या नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, जैसे भी कहना चाहो, ठीक है। If a rayyat covers possession of land under section 71 or by suit, he shall be deemed to have continued to be settled rayyat, notwithstanding he is having been out of possession for more than 3 years. अब सपोज करो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे, आप ट्राइबल हो लेकिन बाहर का कोई दीकू आके आपसे ज़बरदस्ती करके आपसे ज़मीन छुड़ा ले, है ना। तो अगर सेक्शन 71 के तहत वो लैंड आपको रिकवर होती है या रीस्टोर की जाती है, ठीक है, तो उस केस में बाय लीगली, मतलब आपको जुडिशियरी बोल करके या फिर डीसी आपको साहब दिलवा देते हैं ज़मीन वापस, तो ये मैटर नहीं करता आपने 3 साल तक कल्टीवेशन किया है या नहीं किया है। अगर आपको जब भी पोजीशन वापस मिलेगा, यू विल बी कंसिडर्ड एज सेटल्ड रैयत। ध्यान रखिएगा, आपको सेटल्ड रैयत की पूरा दर्जा मिलेगा। तो बहुत सिंपल सा क्लॉज है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो भुइयार एंड मुंडारी खुंड कट्टीदार टू बी सेटल्ड रैयत। अब भाई भुइयारी तो वैसे ही पहले के बंदे हैं, वहाँ के लोकलाइट हैं, अब इनको भी सेटल्ड रैयत का आप टैग देने के लिए इतना बदमाशियाँ कर रहे हो, ठीक है। तो चलो बेसिकली कैसे उन्होंने डिफाइन करना चालू किया वो देखते हैं, ठीक है। तो इनमें पहली जो क्लॉज लिखा है, क्लॉज ए, ठीक है, क्लॉज ए क्या कह रहा है इनका, वेयर एनी लैंड इन अ विलेज इज हेल्ड बाय अ मेंबर ऑफ एनी भुइयारी फैमिली फॉर 12 ईयर्स अदर देन लैंड नोन एज मंझियास और बेथखेटा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई, तो मंझियास एंड बेथखेटा जो है, सॉरी, मंझियास और बेथखेटा, ठीक है। तो मंझियास और बेथखेटा क्या है, क्राउन लैंड को कहते थे। किसको कहते थे, क्राउन लैंड को। प्लीज रिमेंबर क्राउन लैंड वाज कॉल्ड मंझियास और बेथखेटा, ठीक है। अगर आप स्पेलिंग प्रॉपर देखना चाहते हो तो इट इज रिटन ओवर हियर, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। मंझियास और बेथखेटा, ठीक है, ये क्राउन लैंड कहलाता था। कैसा कहलाता था, क्राउन लैंड। क्राउन लैंड मतलब जो ताज का लैंड है, मतलब राजा का जो जमीन है, उसको क्या बोलेंगे, मंझियास या बेथखेटा, ठीक है। तो इसके अलावा भाई इसको तो आप काउंट नहीं कर सकते भाई, राजा की ज़मीन को थोड़ी ना बोल दोगे कि नहीं आपको खेती करनी है जा करके, है ना। तो कोई भी भुइयारी फैमिली अगर 12 साल तक के लिए कहीं भी कल्टीवेशन कर रही है तो उनको भी हम सेटल्ड रैयत का दर्जा देंगे, ठीक है। और उसमें कौन सी लैंड शामिल नहीं रहेगी, उसमें मंझियास और बेथखेटा की लैंड शामिल नहीं रहेगी, क्योंकि इसको अलग से डील करेंगे फिर से, ठीक है। वेयर एनी विलेज कंटेन्स लैंड नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मुंडारी खुंड कट्टीदारी टीनेंसी एंड हेल्ड बाय मेंबर ऑफ मुंडारी खुंड कट्टीदार फैमिली फॉर 12 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली वुड बी ट्रीटेड एज सेटल्ड रैयत। तो मुंडारी फैमिलीज के कुछ ट्रेडिशनल राइट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ जगह पे तो होंगे ही। उसके बाहर उनकी जितनी भी ज़मीन है, उसके बाहर की उनकी जितनी भी ज़मीन है, उस पर अगर वो 12 साल तक खेती करते हैं तो उनको सेटल्ड रैयत का दर्जा दे दिया जाएगा। सेम चीज़ भुइयारी के साथ भी है, ठीक है। भुइयार जो क्राउन लैंड है उनका, उसको छोड़ करके वो किसी भी ज़मीन पे अगर 12 साल खेती कर लें तो उनको सेटल्ड रैयत का दर्जा दे दिया जाएगा। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 19 की तरफ। तो सेक्शन 19 क्या कहता है, ऑक्यूपेंसी राइट्स ऑफ सेटल्ड रैयत, ठीक है। तो सेक्शन 19 किससे डील करता है, ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ सेटल्ड रैयत। एवरी सेटल्ड रैयत ऑफ ए विलेज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 और 18 शैल हैव ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन ऑल लैंड हेल्ड बाय हिम, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, बहुत क्लियर है, सिंपल सही है, ठीक है। तो जितने भी सेटल्ड रैयत हैं जिनको 17-18 में हमने डिफाइन किया है, ठीक है, उन सभी के पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होता है। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मतलब उनके पास राइट है कि वो अपने खेत में जाएँ, वहाँ काम करें, वहाँ अनाज उगाएं और उसके बाद फिर उस पर रेंट पे करें, ठीक है। रेंट मतलब रेवेन्यू पे करें, ठीक है, नॉट रेंट, प्लीज़ ध्यान रखिए, रेंट नहीं, रेवेन्यू, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सेक्शन 20 पे आइए। व्हेन द इमीडिएट लैंडलॉर्ड और टेन्योर होल्डर आर सेम, ठीक है, मतलब कि ओनर भी सेम है और टेन्योर होल्डर भी सेम है, ठीक है। भाई बड़ा किसान हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं भाई सारी ज़मीन अपनी बांट देगा वो कि भाई ले जाओ, तुम करो तुम करो तुम करो, हो सकता है कुछ खुद भी करता हो, है ना। तो अगर लैंडलॉर्ड खुद ही अपनी ज़मीन में खेती किसानी कर रहा है तो उस केस में जो लैंड है उसको परमानेंट टेन्योर होल्डर के तौर पे बोला जाता है। तो ध्यान रखिए, परमानेंट टेन्योर होल्डर की डिफिनीशन क्या रही, परमानेंट टेन्योर होल्डर की डिफिनीशन क्या रहेगी, व्हेन इमीडिएट लैंडलॉर्ड एंड टेन्योर होल्डर आर सेम पर्सन,
ठीक है। तो लोग अपनी ज़मीन पे अगर खुद ही खेती किसानी कर रहे हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज परमानेंट टेन्योर होल्डर। ये जो छोटा छोटा लिखा है, इट इज़ जस्ट फॉर योर रीडिंग, इफ़ यू वांट टू रीड इट, बट दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, समझ में आ गई बात ना ये चीज़। चलिए अब अगला चलते हैं सेक्शन 21, राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। क्या चीज़ है? राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। एनी रैयत विथ ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लैंड may use the land for the purpose of tenancy in any manner authorized by local customs। ठीक है, तो लोकल कस्टम जैसे भी ऑथोराइज करें, खुशी खुशी काम करो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता था, इस पे सवाल बनाया जा सकता है। कैसे? तो ध्यान दो कि किन किन चीज़ों के लिए यूज किया जा सकता था। पहली चीज, ही में यूज द सेम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स एंड टाइल्स। भाई ईंटें बना सकते हैं, वहाँ टाइल्स बना सकते हैं। एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस में लाइव स्टॉक फार्मिंग भी आता है। लाइव स्टॉक फार्मिंग मतलब मत्स्य पालन हो गया आपका, या फिर क्या कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी। ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और पिसीकल्चर पर्पसेस। पिसीकल्चर पर्पसेस मतलब मत्स्य पालन, पिसी मतलब मछली और कल्चर मतलब उगाना। ठीक है, तो जहाँ मछलियों को पालते हैं उसको बोलते हैं पिसीकल्चर पर्पसेस। ठीक है, तो पानी की सप्लाई करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो उसको। कैसे किस पर्पस के लिए पानी सप्लाई कर सकते हो? ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, पिसीकल्चर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के लिए कर सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है, अच्छा, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड आरओ, तो ध्यान रखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड आरओ के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। फॉर इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है जब भाई बिल्डिंग बनेगी कॉटेज इंडस्ट्री के लिए तो पानी का सप्लाई भी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो, जो भी लोकल कस्टम अलाउ करें, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 22 पे आइए, इविक्शन। ठीक है, इफ एन ऑक्यूपेंसी रैयत हैज़ बीन यूजिंग हीज होल्डिंग और फार्मिंग एज पर कंटेम्परेरी लोकल सोशल कस्टम्स, ही शैल नॉट बी इजेक्टेड एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। ठीक है, अगर कोई भी ऑक्यूपेंसी रैयत है, वो अपनी होल्डिंग या फार्मिंग को कंटेम्पररी मतलब कि उस समकालीन, ठीक है, उस समय के सोशल कस्टम्स के हिसाब से यूज़ कर रहा है, उसको किसी भी मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंस में इविक्ट आप नहीं कर सकते हो, बाहर नहीं निकाल सकते हो। उसके लिए जो स्पेशल कंडीशंस डिफाइंड है उन्हीं के तहत उसको बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, अब ये स्पेशल कंडीशंस क्या हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला फैक्टर क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी स्पेशल कंडीशन के तहत आपको क्या कहते हैं बाहर निकाला जा सकता है, किसी ऑक्यूपेंसी रेट को बाहर निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला आएगा अगर आपने रेंट पे नहीं किया है, रेंट मतलब सॉरी आई एम ऑलवेज सेइंग रेंट, इट शुडंट बी रेंट, इट शुड बी रेवेन्यू। ठीक है, अगर आपने रेवेन्यू को टाइम पे नहीं पे किया है, यू मे बी थ्रोन आउट ऑफ द लैंड। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान रखना। फिर सेकेंडरी आएगा कि अगर आप लोकल कस्टम से बाहर जा करके जिस पर्पस के लिए आपको ज़मीन दी गई थी उसको छोड़ करके कोई और काम करते हो तो। ठीक है, ये सपोज करो मैंने आपको खेती के लिए ज़मीन दी है और आप वहाँ बैठ करके क्या कहते हैं कुछ और लगा दिया, आपने कॉटेज इंडस्ट्री लगा दी। ठीक है, या फिर कॉटेज इंडस्ट्री तो चलो लोकल कस्टम से परमिटेड है, बट स्टिल सपोज करो बड़ी सी फैक्ट्री लगा दी आपने, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग आपने स्टार्ट कर दी वहाँ पे। हालांकि झारखंड में सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल ठीक है, जस्ट फॉर गिविंग एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग लाइक दैट। ठीक है, उड़ीसा में तो पॉसिबल है ना, तो बस मैं उस तरह से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, उसको गलत सेंस मत लेके जाना कि नहीं सॉल्ट सर ने बोल दिया है। ठीक है, चलो सेक्शन 23 की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर्स ऑफ ऑक्यूपेंसी होल्डिंग्स। व्हेन एन ऑक्यूपेंसी होल्डिंग इज ट्रांसफर्ड बाय सेल, गिफ्ट, विल और एक्सचेंज, द ट्रांसफरी शैल कॉज द ट्रांसफर टू बी रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ चार चीज़ें बताई गई ऑक्यूपेंसी रैयत के केस में, सेल, गिफ्ट, विल और एक्सचेंज। यहाँ इनहेरिटेंस नहीं है, ध्यान रखना यहाँ इनहेरिटेंस नहीं है। ठीक है, ऑक्यूपेंसी होल्डिंग में इनहेरिटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये इनहेरिटेबल होते ही नहीं थे। इनहेरिटेबल बनाओगे तो रिज्यूमेबल टेन्योर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, रिज्यूमेबल होल्डिंग बन जाएगा। चलो अब आगे चलें। तो सेक्शन 24 to 36 में एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉमन थीम जान लो। डिटेल्स रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट हैव बीन गिवन इन दैट। क्या क्या दिया हुआ है? डिटेल्स रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। इसके अलावा और क्या क्या दिया हुआ है कि भाई कोई भी होल्डिंग है, ठीक है, उसका पार्टीशन कर दिया गया, तो उसमें रेंट को कैसे डिटरमाइन करना है। ठीक है, कैसे रेंट डिटरमाइन होगा? आफ्टर पार्टीशन ऑफ होल्डिंग। कॉज ऑफ इन्हेंसमेंट और रिडक्शन इन रेंट। ठीक है, कि रेंट को कम करना है या फिर उसका इन्हेंसमेंट है, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, राइट्स ऑफ डिप्टी कमिश्नर फॉर इन्हेंसिंग एंड रिड्यूसिंग रेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डील की गई हैं। अब चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। आई होप ये चैप्टर 4 तक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और आपको हर चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर चीज़ कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स वंस। ठीक है, एक बार देख लो कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ दी हुई हैं।
ठीक है। और एक चीज़ अगर पॉसिबल हो तो करते जाओ, अपने वर्ड्स में छोटा 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 थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाओ, ठीक है। जो की पॉइंट्स हैं उन्हीं को लिखना, हर चीज़ नहीं लिखनी है आपको ज़िंदगी में, ध्यान रखना कभी भी, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इतना सारा रट करके नहीं जा सकते एक साथ, जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। इवन मुझे खुद याद नहीं होगा अगर मेरे सामने पीपीटी नहीं हो तो, ट्रस्ट मी, आई मस्ट टेल यू दैट। बट क्या होता है, आपको कॉमन थीम्स निकालनी होती है। जैसे मैंने बताया, हर चीज़ के लिए डीसी के पास जाना है आपको, चाहे ट्रांसफरी होगा चाहे लैंडलॉर्ड, मतलब समझ आ रही बात ना, ट्रांसफरी का मीनिंग जानना जरूरी है। तो ऐसे वर्ड्स के मीनिंग्स पकड़ो, ठीक है। ईयर्स याद रखो, डेट याद रखो, ये सारी चीज़ें मैं जो बताते जा रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ, चैप्टर 5 की तरफ, जिसमें सेक्शन 37 एकमात्र सेक्शन है, ठीक है। अब ये सेक्शन क्या कहता है, रैयत्स हैविंग खुंड कट्टी राइट्स, इनसे डील करता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि खुंड कट्टी राइट्स से ये लोग अलग से ही डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड को कल्टिवेटेबल लैंड बनाता है और प्लस ट्रेडिशनल राइट भी है, ठीक है। तो दीकू ईकू का इशू यहाँ है नहीं, यहाँ पे लोकलाइट से डील करना है आपको, ठीक है। तो चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। तो ऑक्यूपेंसी रैयत्स रिलेटेड प्रोविजंस शैल अप्लाई ऑल्सो टू रैयत हैविंग खुंड कट्टी राइट्स इफ subject to any written contract made by Rayat having Khund Katti rights, rent related to Khund Katti land shall not be enhanced if his tenancy was created more than 20 years before commencement of this act, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर जो आपका टीनेंसी है वो 20 साल पहले बनाया है, ठीक है, 20 साल, मोर देन 20 ईयर्स, ठीक है, से पहले बनाया हुआ है, कब से, इस एक्ट के कमेंसमेंट से। एक्ट कब कमेंस हुआ था आपको याद होगा तो 11 नवंबर 1908। तो इससे 20 साल पहले अगर आप देखोगे तो 20 साल कितने होंगे, 1988 सॉरी 1988 नहीं 1888, ठीक है। तो 11 नवंबर 1888 से पहले, ठीक है, अगर किसी भी खुंड कट्टी मतलब लैंड का रेंट इंक्रीज नहीं किया गया है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या कहते हैं, जो रेंट है या मतलब जो आपके रैयत रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो वहाँ पे भी खुंड कट्टी राइट्स में भी लगेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड रेंट भी नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, रेंट नहीं बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। 20 साल पुराना बंदा है वो आपका, ठीक है। चलो, इनहेंस्ड रेंट फिक्स्ड बाय एनी ऑर्डर फॉर इनहेंसमेंट ऑफ रेंट पेएबल बाय ए रैयत हैविंग खुंड कट्टी राइट शैल नॉट एक्सीड 1/2 ऑफ द रेंट पेएबल बाय ऑक्यूपेंसी रैयत फॉर ए सिमिलर लैंड इन द सेम विलेज। तो ये ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। जो लोकलाइट्स थे, मतलब कि जो खुंड कट्टी राइट्स ओनर थे, ठीक है, खुंड कट्टी राइट ओनर्स थे, दे हैव टू पे ओनली हाफ रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। तो जो ऑक्यूपेंसी रैयत जितना पे करेगा उसके तुलना में आधा रेंट ही ये पे कर मतलब उसके इन्हेंस करोगे तो भी उससे आधा से ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सपोज करो वहाँ का लोकल ऑक्यूपेंसी रैयत है वो 100 रुपये पे कर रहा है, ठीक है, सेम लैंड पे, तो उस केस में खुंड कट्टी राइट्स वाला रैयत 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। सीधी बात है, लॉ भी इसको मतलब एक तरह से वैलिडेट करता है, ठीक है, कि आपको 50% से ऊपर नहीं देना है, ठीक है। चलो अब चैप्टर 6 पे आओ। चैप्टर 6 क्या कहता है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, ध्यान रखना, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के केस में रेट ऑफ रेंट शैल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत एंड लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो वो रेगुलर फार्मिंग के लिए पर्पज से नहीं आया है रैयत, वो बंदा रेगुलर फार्मिंग नहीं करता है, वो नॉन ऑक्यूपेंट रैयत है, ठीक है, किसानी खेती करता है बट दिहाड़ी की तरह, ठीक है। तो जो भी रेट ऑफ रेंट होगा ये लैंडलॉर्ड और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत दोनों मिल करके बैठ करके आपस में डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये कौन कहता है आपका, ये कहता है सेक्शन 38, ये कौन कहता है, सेक्शन 38 कहता है, ठीक है। नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत शैल पे रेंट फॉर हिज होल्डिंग इन द सेम वे एज एप्लीकेबल टू ऑक्यूपेंसी रैयत। तो भाई दोनों का पेमेंट ऑफ रेंट का तरीका सेम रहेगा, ऑब्वियस ही बात है भाई, पैसा तो पे मतलब जैसे आप मनी में करते हो तो मनी में करोगे, काइंड में करते हो तो काइंड में करोगे, ठीक है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ पे ऑक्यूपेंसी रैयत जाके जमा करवाता है वहाँ नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत भी जाके जमा करवाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। रेंट ऑफ नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत शैल नॉट बी इनहेंस्ड एक्सेप्ट बाय रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और बाय द एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 42, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब तक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ना हो तब तक कोई भी रेंट बढ़ाया नहीं जाएगा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ना हो तब तक कोई भी रेंट बढ़ाया नहीं जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया ब्रिटिशर्स ने, ताकि जो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कम से कम हो, और इवन इफ हो भी रहा है तो उसका कुछ शेयर ब्रिटिशर्स के पास भी जाए, ठीक है। अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो भी रहा है, जमींदार उनसे एक्सेस पैसा वसूल रहा है, तो इट शुडेंट बी लाइक कि अंग्रेजों को पता नहीं है, ठीक है, किसी को पता नहीं है,
ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन 42 में क्या है ये भी देख लो। ऑन रिफ्यूजल टू एग्री टू पे अ फेयर एंड इक्विटेबल रेंट, लैंडलॉर्ड शैल मेक एन एप्लीकेशन इन द ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर फॉर कैंसलेशन ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ सेक्शन 42 लिखा हुआ है, ऑन रिफ्यूजल टू एग्री टू पे अ फेयर एंड इक्विटेबल रेंट, landlord shall make an application in the office of deputy commissioner for cancellation of agreement. After hearing all the parties, deputy commissioner shall decide on the ejection or non ejection of रैयत। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया डिप्टी कमिश्नर हमेशा पावरफुल रहेंगे और जिसको प्रॉब्लम रहेगी वो जाएंगे, ठीक है, उनके पास। तो लैंडलॉर्ड किस बेसिस पे इजेक्ट कर सकता है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, किस बेसिस पे इजेक्ट कर सकता है। अगर वो जो ऑक्यूपेंट है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है, ही डजंट एग्री टू पे अ फेयर एंड इक्विटेबल रेंट। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपको इजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। तो ग्राउंड्स ऑन विच नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत में बी इजेक्टेड, कौन कौन से ग्राउंड्स पे उसको इजेक्ट किया जा सकता है। पहली चीज, ऑन फेलियर टू पे रेंट फॉर 2 years विद इन 90 days आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ 3rd एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, तो 2 साल से उसने नहीं दिया है, उसके बाद उसको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, भाई 90 days के अंदर अंदर आप अपना रेंट पे कर दो, नहीं तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो 3rd एग्रीकल्चर ईयर जैसे स्टार्ट हुआ, 2 साल से उसने रेंट पे नहीं किया है, तो 90 days की उसको और मोहलत मिलेगी, शॉर्ट ऑफ वार्निंग पीरियड। ठीक है, उसके बाद उसको बाहर निकाला जा सकता है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल लाइन है, ध्यान रखना। 2 साल तक अगर रेंट पे नहीं किया है तो उसको 90 days का विंडो दिया जाएगा विथ वार्निंग एंड ही कैन बी इजेक्टेड आफ्टर दैट। तो ऑब्वियस ही बात है 90 days जो है आफ्टर कमेंसमेंट 3rd एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, चलो, ऑन यूजिंग द लैंड कॉम्प्राइज्ड इन हीज होल्डिंग इन अ मैनर दैट इज नॉट ऑथोराइज्ड विच मटेरियली इम्पेयर्स द वैल्यू ऑफ लैंड। तो मैंने पहले ही बताया है कि आप लैंड को मान लो खराब कर रहे हो, सपोज करो उसने क्या कहते हैं वहाँ नाला खोद दिया, वहाँ खूब सारा इतना ज़्यादा चूना डाल दिया कि आज के बाद ज़मीन में वो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे से बदमाशियाँ अगर कोई कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात उसको ज़मीन से बाहर निकालोगे ही निकालोगे। ऑन ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिमसेल्फ एंड लैंडलॉर्ड, तो ऑब्वियस ही बात है जब सेक्शन 38 में हमारे बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है तो उस एग्रीमेंट में आप कुछ भी ब्रीच करोगे तो आपको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें किसके पास जाएंगी, डीसी के पास जाएंगी, ही विल अप्रूव फर्स्ट। ठीक है, on expiry of the terms of lease where he has been admitted to the occupancy of land under registered lease। ठीक है, on his refusal to agree to pay a fair rent, तो ध्यान रखिएगा फेयर रेंट देने के मना करने पे भी उसको बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो अब चैप्टर 7 देखो, इसमें भी क्या कहते हैं, बस और बस एक ही क्लॉज है। ठीक है, केवल और केवल एक ही क्लॉज है, दैट इज पेमेंट ऑफ रेंट शैल नॉट अप्लाई टू, पेमेंट ऑफ रेंट शैल नॉट अप्लाई टू लैंड एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर एनी लोकल अथॉरिटी और रेलवे कंपनी। ठीक है, तो रेंट ऑब्वियस ही बात है कैसे लगेगा भाई, जब गवर्नमेंट ने उठाया उस ज़मीन को रेलवे लाइन बनाने के लिए या किसी लोकल अथॉरिटी ने उठाया उसको डैम बनाने के लिए, आरओ बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए, तो भाई सरकार के ऊपर आप टैक्स लगा दोगे, ये कौन सी बात हुई, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है इस पर कोई भी रेंट नहीं लगेगा। ठीक है, सरकार के ऊपर सरकार ही रेंट लगा रही है, मतलब रेवेन्यू लगा रही है, लैंड रेवेन्यू वसूल लिया और उसी पे रेंट लगा दोगे आप, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो भी ऑटोक्रेटिक सरकार उस समय की, EIC सुप्रीम लैंडलॉर्ड, है ना। चलो उसके बाद दूसरा क्या है, किस टाइप की लैंड पे कोई रेंट नहीं लगेगा, लैंड बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट विद इन अ कैंटोनमेंट। अब भाई छावनी के ऊपर आप रेंट लगा सकते हो क्या, कभी नहीं लगाओगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपको छावनी मेंटेन करनी है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ छावनी मेंटेन करनी है ताकि आप सोल्जर्स को वहाँ रख सको। अगर आप देखो तो आज भी आपके पास आगरा कैंट, दिल्ली कैंट, ऐसे हर कुछ सिटीज़ के बाद ऐसे कैंट दिखेंगे, कैंटोनमेंट एरिया इसको बोलते हैं। ठीक है, कैंट का मतलब ही यही है कि वहाँ पे पहले आर्मी रही होगी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, पहले वहाँ आर्मी रुकती होगी, मे बी अभी भी बेस हो, मे बी बेस अब हट गया हो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कैंटोनमेंट में आपकी आर्मी रखती थी और वहाँ पे भी रेंट नहीं दिया जाता था। ठीक है, लैंड अंडर यूज फॉर रोड, कनाल, एम्बैंकमेंट और डैम, तो अगेन पब्लिक पर्पस के लिए कुछ भी अगर होगा तो आपको जरूरत नहीं है। लैंडलॉर्ड्स प्रिविलेज लैंड वेयर व्हेन दे आर लीज्ड आउट बाय एन ऑफिसर ऑन अ रजिस्टर्ड लीज फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year और ऑन अ रिटन और ओरल लीज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 year और लेस। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ बहुत पेक्यूलियर है, जो लास्ट वाला जो हमने क्लॉज पढ़ा ना, कि अगर मान लो कि कोई लैंडलॉर्ड है जिसकी प्रिविलेज लैंड है। ठीक है, प्रिविलेज लैंड मतलब जैसे पुराने ज़मानों में ब्रह्मदेय होता था, ब्रह्मदेय मतलब जो ब्राह्मणों को दिया जाए वो प्रिविलेज लैंड होता था, वो राजाओं के द्वारा दिया जाता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड का भी इसी तरह से हो सकता है, कुछ कस्टमरी राइट हो, उसका कोई प्रिविलेज लैंड हो। ठीक है, और वो किसको मिल जाए, लीज आउट बाय एन ऑफिसर और
ऑन ए रजिस्टर्ड लीज, ठीक है। तो किसी ऑफिसर को अगर लीज मिल जाए वो चीज़ तो उस पर रेंट नहीं लगेगा, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि अगर जो लीज है वो मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड लीज होगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर है, लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर है, तो उस केस में आपका रिटन और ओरल दोनों से काम चल जाएगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है भैया, रिटन और ओरल। तो रिटन हो सकता है भाई आप सादे कागज़ पे लिखवा लो उनसे कि हाँ भाई मैं ये ज़मीन ले रहा हूँ एंड इट विल बी फॉर माई ओन यूज़, ठीक है। तो रिटन और ओरल दोनों में ही काम आ जाएगा, ठीक है, रिटन और ओरल लीज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, रिटन और ओरल लीज दोनों में ही काम आ जाएगा ये, ठीक है। 1 साल से अगर कम होगा तो रिटन और ओरल लीज दोनों में ही चल जाएगा वो काम, ठीक है। लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो तो रजिस्टर्ड लीज की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, तो उस पर रेंट माफ़ होगा। चलिए इसी के साथ अब हम लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 8 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कल, ठीक है, चैप्टर 8 जो हम कल स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें से कुछ प्रोविजंस शेड्यूल 9 में जाके ऐड हो गए थे, और जो शेड्यूल 9 में ऐड हुए थे इनकी महत्ता भी मैं उसी समय बताऊंगा, ठीक है। और ये शेड्यूल 9 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, ठीक है, और इसीलिए चैप्टर 8 आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन उठने की भी प्रॉबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है। प्लीज़ कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। टिल देन बाय बाय।